भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 77 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपनी ट्रेनिंग से पावरफुल होता जा रहा होता है और अभी हमें ईयर 2016 के 13 जनवरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बताया जाता है कि ग्रेट निर्वाणा के पीरियड में ये एक इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था और सारी बड़ी फैमिलीज वहीं पे रहा करती थी और ये न्यूयॉर्क सिटी अटलांटिक ओशियन के करीब थी और इसी कारण इस पे सबसे पहले भी अटैक हुआ था और इसी कारण यहाँ पे बड़े बड़े मिलिट्री बेसेस भी बने हुए थे। और अब फिर हमें एक बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर बैठ के आराम से बातें कर रहे होते हैं और जैसे कि अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ होता है तो वो लोग भी आराम से बैठे हुए ताश खेल रहे होते हैं और आपस में मजे कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें तभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी टूटते हुए दिखाई देता है और तभी वहां पे एक अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म किसी और का नहीं, एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर के आने की वजह से हुआ होता है। और जिस जगह अभी शांति थी वहीं पे भगदड़ मच जाती है और वो लोग बैटल के लिए तैयारियां करने लगते हैं। अब उसी के बेस के सामने समुंदर को चीरते हुए एक मॉन्स्टर निकलता है जिसकी बॉडी लगभग 180 मीटर लंबी थी और वो एक शेर के समान ही थी। और यहाँ तक कि सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके एक पंख भी थे और उसकी शरीर की बनावटी पूरी स्टील की लग रही थी, ऐसा मानो कि वो स्टील का ही बना हुआ हो और वो प्योर गोल्ड कलर का होता है। और उसके पीछे हजारों की संख्या में मॉन्स्टर थे और उसके आने भर से ही वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। अब उसे देख के लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये बेस्ट इस अर्थ का नहीं है क्योंकि इसे कभी यहाँ पे नहीं देखा गया था। अब सारे मिलिट्री के लोग लेजर कैनन को तैयार करने लगते हैं। अब सबको अपने ग्रेटेस्ट वेपन लेजर कैनन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनको मार पाएगा। और इसी के साथ वहां पे 3 लेजर बीम उस बेस्ट को डायरेक्टली जाके लगते हैं। लेकिन अचंभव की बात ये थी कि उस लेजर कैनन से भी उस बीस्ट का जरा भी नुकसान नहीं हुआ होता है और इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लेजर कैनन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है और ये भी फेल हो चुका है। अब उस समय कुछ नहीं था तो सिर्फ लोगों के दिल में खौफ ही था। लेकिन तभी वो बेस्ट अपने मुंह को खोलता है और हॉल करता है और वहाँ की स्पेस सिकुड़ सा जाता है और पूरा का पूरा बेस्ट उठने लगता है और उस बेस्ट के मुंह में चला जाता है और जितने भी चीज होते हैं वो सारे बेस्ट के मुंह के पास जाके सिकुड़ सा जाते हैं और छोटा हो जाते हैं। अब बेस्ट उस बीस्ट से ज़्यादा बड़ा था लेकिन उस बीस्ट ने उसे एक ही बार में निकल गया और यही इस बात की सबसे खौफनाक बात थी। और वो कहा जाता है ना कि पूरा का पूरा खा गया और ढकार भी नहीं लिया, यही मुहावरा इस पे सही बैठता है। और देखते ही देखते पूरा का पूरा बेस ही गायब हो जाता है और सारे लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। और फिर हमें उस बीस्ट के पीछे 2 और बीस्ट को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं, वही दोनों ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर होते हैं और उन सबका लीडर वही स्पेस बीस्ट होता है। अब पानी में से अनगिनत मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और यहाँ पे सीन चेंज करके हमें जियांगनान सिटी के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी रात के 8 बज रहे होते हैं। और अब वहाँ पे लू फेंग और जीजुन आराम से बैठकर टीवी को देखते हुए मजे ले रहे थे। लेकिन तभी लू फेंग के पास एक कॉल आता है और जब लू फेंग उस कॉल को उठाता है तो उधर से मो हेंडरसन बड़े ही सीरियस आवाज में कहते हैं कि कैसे हो तुम। तो लू फेंग हंसते हुए जवाब देता है कि मैं अच्छा हूँ, क्या आपको कोई मदद चाहिए। अब मिस्ट्री आइलैंड के बाद उन दोनों में थोड़ा सा अनबन था लेकिन लू फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि मो हेंडरसन उसे खुद कॉल करेंगे। अब मो हेंडरसन बड़े ही सीरियस आवाज में कहते हैं कि ये बहुत जरूरी बात है और ये ह्यूमैनिटी के सर्वाइवर से रिलेटेड है, जल्दी से वॉर गॉड पैलेस पे आओ। ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और वो इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये आप कौन सी बात कर रहे हैं। लेकिन मो हेंडरसन कहता है कि इस समय अभी बताने का समय नहीं है, मुझे और भी लोगों को इन्फॉर्म करना है, इसलिए तुम जल्दी से वॉर गॉड पैलेस पे आओ। अब फिर फोन कट होता है। जीजिन लू फेंग से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लू फेंग को भी अंदाजा नहीं था। अब फिर लू फेंग बिना देरी करते हुए वॉर गॉड पैलेस में जाता है और जब वो वॉर गॉड पैलेस में जाता है तो वहाँ पे सबसे बड़े मीटिंग रूम में सबको जाना था और ये तभी होता था जब कोई बड़ा इशू होता है। अब वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं और जहाँ पे लू फेंग सारे बड़े लोगों को देखता है और उनसे
से मिलने लगता है और अब फिर 5 ही मिनट हुए होते हैं, वहाँ की सारी जगह भर चुकी होती है और वहाँ पे फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव होंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। और वहाँ पे सारे लोग बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहे थे क्योंकि वहाँ पे होंग, थंडर गॉड और मो हेंडरसन भी आ गए होते हैं। और फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट स्टेज पे जाते हैं और सबसे कहते हैं कि अभी सारे वर्ल्ड के पावर हाउसेज यहाँ पे जमा है और यहाँ पे अभी खुशियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ये ज़्यादा देर तक नहीं है क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। अब ये सुनकर सारे लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कोई मजाक नहीं करेंगे इतने सारे लोगों से। और वो कहते हैं कि मैं ये समझा तो नहीं सकता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखें। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट वही वीडियो चलाता है जिसमें उस बीस्ट ने पूरे बेस्ट को निगल लिया होता है। अब उस क्लिप को देखकर सारे लोग बोलते हैं कि आखिर ये कैसा बेस्ट है, हमने तो इसे आज तक कभी नहीं देखा है। और फिर इसके बाद जब सीन आगे बढ़ता है और जब वो लोग उस लेजर कैनन को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को लगे होते हैं, लेकिन उस बीस्ट को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे देखकर पूरे मीटिंग में हलचल मच जाती है और लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, एक ग्रैंड एम्परर भी इस अटैक को झेल नहीं सकता। और ये देखकर होंग और लू फेंग और थंडर गॉड के भी एक्सप्रेशन में चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये अटैक होंग भी नहीं सरवाइव कर पाता। और जब वो लोग आगे देखते हैं तो आगे उस मॉन्स्टर ने पूरे बेस को ही निगल लिया होता है और इसे देखकर फिजिक्स की तो मानो धज्जियां उड़ गई हो। अब इसे देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं बता सकते ये आखिर ये हो क्यों रहा है, और ये चीज जो भी है वो इन सबको नष्ट कर देगा और हम लोग मरने वाले हैं और हम लोग चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। और उस रूम में अभी तक शांति होती है और प्रेसिडेंट आगे बताते हैं कि अभी मरने की संख्या 2,10,800 है। अब इतने सारे नंबर को सुन के सभी लोगों का दिल बिखर सा जाता है कि अभी शुरू ही हुआ है और इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब वहाँ पे सारे लोग इसी बात को डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये बेस्ट का क्या किया जाए और इसे कैसे हराया जाए। अब ये लोग कंफर्म थे कि ये बेस्ट इस धरती का नहीं है और ये कहीं और से आया है। अब उन्हीं के बीच में से एक ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम क्लॉज है और मैं HR अलायंस से हूँ और मैं आर्कियोलॉजिकल रूइंस के इंचार्ज हूँ। और वो होंग से बोलने की इजाज़त मांगता है तो होंग भी उसको बोलने के लिए बोलता है। तो वो बताता है कि इस दुनिया में जब कोई स्टार ट्रैवल 9 से ब्रेक थ्रू करता है तो वो उसके आगे स्टार लेवल पे जाते हैं और ऐसे ही करके कई सारे लेवल से। और फिर इसके बाद वो लोग यूनिवर्सल लेवल पे जाते हैं और इस यूनिवर्स में अनगिनत फाइटर जन्म लेते हैं और उन्हीं के साथ मॉन्स्टर भी जन्म लिया करते हैं। और उन्हीं में से ये एक मॉन्स्टर है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बीस्ट है और इन्हीं बीस्ट को कहा जाता है स्पेस बीस्ट। अब स्पेस बीस्ट के बारे में होंग को भी नहीं पता होता है और वो ओल्ड मैन आगे बताता है कि ये स्पेस बीस्ट जब बड़े होते हैं तो आसानी से यूनिवर्सल लेवल तक चले जाते हैं और ये आसानी से किसी भी प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि जो स्पेस बीस्ट इस स्क्रीन पे है वो एक स्वेलोइंग टाइप स्पेस बीस्ट है और स्पेस बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब जहाँ पे पहले शांति थी वहाँ पे शोर होने लगता है कि ये स्पेस बीस्ट क्या है और आखिर ये यूनिवर्सल लेवल क्या है। अब उन बेचारे को क्या ही पता होगा जो मोइन क्रिस्टल को यूज करके स्टार ट्रैवल और एक रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। ये सब शोर सुन के होंग सबको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि उसने जो कहा वो गलत नहीं है और वो कल्टीवेशन के बारे में बताता है कि स्टार ट्रैवल के बाद आते हैं स्टार लेवल और जब वो ब्रेक थ्रू करते हैं तो वो यूनिवर्सल लेवल में प्रमोट करते हैं और यूनिवर्सल लेवल के बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इन सब के बताने के बाद होंग क्लाउड से बोलता है कि इन स्पेस बीस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए। अब होंग क्लाउड से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि अभी वो किस लेवल पे है, अगर वो यूनिवर्सल लेवल पे हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मरने वाले हैं। और उस कहता है कि नहीं अभी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो सिर्फ स्टार ट्रैवल 8 या 9 पे होगा, वो अभी यूनिवर्सल लेवल पे नहीं पहुंचा है। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि उनके पास ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक और रास्ता आ गया था और ये एक उम्मीद की किरण भी थी। अब लू फेंग भी उस स्पेस बीस्ट को देख रहा होता है और अब मो हेंडरसन सबको बोलते हैं कि अभी हमें उस स्पेस बीस्ट से मारने के लिए सोचना चाहिए कि आखिर उसे कैसे मारा जाए। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं और आखिरी में वो लोग न्यूक्लियर वॉर पे आते हैं कि हम लोग उसे न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाएंगे क्योंकि उनके लेजर कैनन भी उस बीस्ट के सामने कुछ नहीं हो पाए थे और उनके लेजर कैनन भी उस बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अब सब लोग इसी पे डिसाइड कर
करते हैं कि वो लोग न्यूक्लियर से ही उसको मारेंगे। फिर वो लोग वहाँ पे बीस्ट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और इस फुटेज के मुताबिक उसकी स्पीड 13,082 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसके बाद जब उसकी स्पीड सैटेलाइट की मदद से निकाली जाती है तो वो बढ़ के 14,899 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा है। और ये सुनकर होंग भी हैरान होता है क्योंकि उसकी स्पीड उस बीस्ट के सामने कुछ नहीं थी। अब लू फैंग के भी एक्सप्रेशन ठीक नहीं थे क्योंकि वो लेवल 3 स्पीड रीडर था और उसके मैक्सिमम स्पीड भी 5,000 मीटर पर सेकेंड थी और वो इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब लू फैंग अपने माइंड में बबाता को पुकारता है और अभी के समय बबाता सो रहा होता है आराम से और बबाता लू फैंग से बोलता है कि क्या हुआ। तो लू फैंग कहता है कि जो तुम उस स्क्रीन पे मॉन्स्टर देख रहे हो आखिर वो क्या है और उसे कैसे मारा जाए। अब लू फैंग जानता था कि बबाता के पास बहुत नॉलेज है और वही उसे मारने का रास्ता बता सकता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या बबाता भी उसका कोई सॉल्यूशन बताता है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।